अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर पोलर रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इस चैप्टर में हमारा एसएलओ नंबर 9 है, पोलर इक्वेशंस एंड पोलर इनइक्वालिटीज पे। ये एसएलओ नंबर 13 है, पोलर इक्वेशंस और पोलर इनइक्वालिटीज पे, जिसमें हमने देखना है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्यूशन कैसे ड्राइव किया जा सकता है या पोलर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। ये एसएलओ इक्वेशंस पे है और इसी चैप्टर में चंद लेक्चर्स पहले हम कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ इक्वेशंस को सोल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डिग्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व की, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस थे जो हमने सोल्व किए। क्योंकि अब हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी पिछले 3 एसएलओज में, और पोलर रिप्रेजेंटेशन के बाद आज हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट आज के लेक्चर में नया नहीं है, कंसेप्ट पुराना ही है। देखते हैं, जो लेक्चर आज मैं डिलीवर करूंगा ये नॉलेज 1.4 की शक्ल में आपकी किताब में अवेलेबल है। इसका स्किल सेट जो है कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सोल्व करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में। स्टूडेंट, 2 हिस्से हैं इसके, जैसा कि आपने एसएलओ में देखा। नंबर वन इक्वेशंस एंड नंबर 2 इज इनइक्वेशंस, यानी कि इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो नया नहीं है, वो तो आप पुरानी क्लासेस में सीख चुके हैं। फैक्टराइजेशन आपको आती है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आपको आती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, ये सब कुछ आप जानते हैं, आप इससे वाकिफ हैं। ठीक है जी, आज हमने सीधा क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, और इसी में हमारा कंसेप्ट जो है वो रिवाइज होगा। ये ऐसा टॉपिक है कि ये तो सिर्फ वही चीज है, बस वही ऑपरेशंस हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शक्ल में बात हो रही है। इधर देखिए स्टूडेंट्स, खुद आपको पता होना चाहिए। इधर देखिए, z³ इज इक्वल टू 8 आयोटा है मेरे पास, मैंने इसमें से z फाइंड करना है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लूं। 8 आयोटा को मैं ऐसे लिख लूं 0 + 8 आयोटा, क्योंकि एसएलओ था पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी तो ये पोलर कोऑर्डिनेट नहीं है ना, मुझे कोस और साइन तो नजर ही नहीं आ रहा, मुझे तो एक्स और वाई नजर आ रहा है। तो मैंने 8 आयोटा को अपनी सहूलत के लिए क्या कर लिया, 0 + 8 आयोटा। ये मेरा x है, ये मेरा y है। मैं डायरेक्ट करूंगा, और मैं ये डायरेक्ट भी जज कर सकता था, ये आपको समझाने के लिए मैं ये स्टेप कर रहा हूं। r मेरे पास आ गया 8। अब थीटा मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने अपने एसएलओस में बड़ी अच्छी तरह से जज किया था जब हमने आर्गन डायग्राम वाला टॉपिक कवर किया था। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये 0,8 है या 8 आयोटा है, ये बिल्कुल वर्टिकल है, तो इसका एक्स के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है जी, अभी जो मैंने काम किया ये मेरे एसएलओ से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को ईज करने के लिए मैंने क्या किया, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया। अब मेरे पास आ गया z³ इज इक्वल टू r cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा, आर कॉमन ले लें, अलग अलग लिख लें या इस तरह से लिख लें, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आर की जगह 8 आ गया, थीटा की जगह आ गया पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। अभी ये पोलर रिप्रेजेंटेशन में आया है, अभी इसका आगे सॉल्यूशन रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इधर देखें जी, मेरा पर्पस क्या था, z फाइंड किया जाए, लेकिन मेरे पास z क्यूब था। मैंने इसे पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया। मैं डायरेक्ट भी यहां से जज कर सकता था कि r जो है वो 8 है और थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि इसमें रियल कंपोनेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, आप भी इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली जज कर सकते हैं। अब मेरे पास z क्यूब है विच इज 8 कोस पाई बाय 2 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 2। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं z, तो z के क्यूब को खत्म करने के लिए मैंने 1/3 पावर ले ली। क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट ले लिया, 1/3 पावर ले ली दोनों तरफ। गॉट इट स्टूडेंट। देखिए जरा, z 8 का क्यूब जब आप लेते हैं तो क्या आता है, क्यूब रूट लेते हैं, क्या आता है, 8 का क्यूब रूट 2 हो गया। और डी मूवियर्स थ्योरम के मुताबिक जो भी एंगल था वो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो पाई बाय 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें आप 3 से, सॉरी 1/3 से, या डिवाइड कर दें 3 से, तो वो आ गया पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 6। क्लियर है स्टूडेंट्स। अभी मैंने z निकाला, लेकिन क्योंकि अब हम फर्स्ट ईयर में हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट को एडवांस भी करेंगे। यहां तक सबको समझ आ गई है जी बॉयज? बॉयज यहां तक सबको समझ आ गई है जी? ये मैंने सिर्फ पोलर में कन्वर्ट किया और क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट लिया। बाय डी मूवियर्स थ्योरम एंगल 1/3 से मल्टीप्लाई या 3 से डिवाइड हो गया। गॉट इट? ठीक है जी। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। अब यहां पर एक पेज मैं ऐड कर दूं और अगले कंसेप्ट को थोड़ा सा समझें। बड़ी आसान सी चीज है, बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लेना है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेज। इधर देखें, मेरे पास आ चुका है z इज इक्वल टू 2 कोस पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 6। ठीक है जी। अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें तो मेरे पास कितने डिग्री का एक्सप्रेशन था? मेरे पास जो शुरुआत में एक्सप्रेशन था वो 3rd डिग्री का था। और अगर मैं 3rd डिग्री के एक्सप्रेशन को सोल्व कर रहा हूं तो मैं कितने रूट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या कितने सॉल्यूशंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 3 सॉल्यूशंस। ठीक है जी, कितने सॉल्यूशंस? 3। अब यहां पर 3 सॉल्यूशन कैसे बनाने हैं? यहां पर तो हमने सीधी सीधी कैलकुलेशन की, एक ही बारी में जवाब खत्म हो गया। अब हम इसके 3 सॉल्यूशंस कैसे बनाना चाहते हैं? अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा जितना जरूरी है। ये टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 8 और 9 में देखने हैं। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको मैं आपको
जो आपने कंसेप्ट 10th क्लास में पढ़ा था उस हिसाब से इसको मैं एलैबोरेट करूंगा। जागते रहना, सुनते रहना। आप तमाम बच्चे 10th क्लास में ये कंसेप्ट सीख चुके हैं कि ये एक एंगल था 60 डिग्री, ये एक और एंगल था 420 डिग्री। 60 डिग्री और 420 डिग्री दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं ना, इसलिए तो आपने इनको क्या नाम दिया था? को टर्मिनल एंगल्स। याद है सबको? ये 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इसको देख चुके हैं। ये चैप्टर के स्टार्टर में ही गालबन क्वेश्चंस मौजूद हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसी तरह ये जो फंक्शंस होते हैं साइन थीटा और कोस थीटा, स्पेसिफिकली सिर्फ साइन और कोस के लिए ये मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी। साइन और कोस के फंक्शन में ये खासियत है कि ये हर एक साइकिल के बाद, हर एक साइकिल के बाद, यानी कि हर 360 डिग्री के बाद, हर 2 पाई रेडियंस के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मतलब है इसका? यानी कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू आनी चाहिए वही वैल्यू साइन 420 डिग्री की आनी चाहिए। इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। गॉट इट स्टूडेंट? तो मैंने क्योंकि 3 रूट्स बनाने हैं तो मैं अब क्या करने लगा हूं, इधर देखें। पहला मेरा एंगल था π/6, रेडियस सेम रहेगा, रेडियस सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। दूसरा एंगल मेरा हो गया π/6 प्लस 2 इंटू 1 पाई। जनरल फॉर्म आप ये याद रख लें, थीटा प्लस 2n पाई। जब आप एक चक्कर काटेंगे तो n कितना हो जाएगा? 1। अब यहां पे देखें तो ये मेरा एंगल आ गया 13 π/6, 13 π/6। पहला। दूसरा, अगर मैंने 2 चक्कर काटे तो n की जगह मैंने क्या रख दिया? 2, 4 6 24, 24 1 25/6 पाई। मेरी बात समझ रहे हैं? एंगल चेंज हुआ, सिर्फ आर भी वही रहा, नंबर की इंटेंट भी वही रही, उसकी जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई। बस हमने थीटा जो है उसको चक्कर लगवा दिया, एक चक्कर लगवाया, 2 चक्कर लगवाए, एक वो पहले ही फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टैंडर्ड पोजीशन में था। यहां तक क्लियर है सबको बॉयज? बॉयज रियान, फारूक एंड यकूब, ये जो सर बच्चे हमने जो 2 के साथ सर 2 के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया है, जो π/6 प्लस 2 इज टू 2 पाई इज इक्वल 25/6, ये क्यों नहीं किया? 2 क्यों मल्टीप्लाई किया 2 के साथ? देखें, इसकी जनरल फॉर्म आप याद रखें, थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है जी, थीटा प्लस 2n पाई। अब इसमें आप फर्स्ट साइकिल के लिए 1, सेकंड साइकिल के लिए 2, थर्ड साइकिल के लिए 3। ठीक है। अब इसमें एक अप्रोच और भी है, मैंने सिर्फ इतना कंसेप्ट डिस्कस किया जितना जरूरी है, जो आपको 10th क्लास से रिलेट करके समझ आ जाए। देखें, जब हम इसको फर्स्ट ईयर्स में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स की शक्ल में देखेंगे तो तब हम इसमें थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच भी लगाएंगे, लेकिन कंसेप्ट यही है, मतलब उसका यही है। ठीक है। तो ये सिर्फ रोटेशन को जाहिर करने के लिए कि एंगल ने 3 राउंड लगा लिए। जो जवाब आपका इस एंगल के साथ आएगा
वही इसी एंगल के साथ भी आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप याद रख लें कि जब आप फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो एक रूट देती है, सेकंड डिग्री को करते हैं वो दो रूट्स देती है, थर्ड डिग्री को करेंगे तो वो कितने रूट्स उसको देने चाहिए, 3 रूट्स देने चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं बॉयज? हाँ जी, रेहान एंड याकूब। चलें जी, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका क्या हाल है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, अगर आपको याद हो चंद लेक्चर्स पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ले, क्योंकि ये सवाल जो है ये मेरी नज़र से गुजरा एंट्री टेस्ट के किसी पास पेपर में। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस आयोटा, इसका क्यूब रूट सॉरी अंडर रूट आपने लेना है। ठीक है, अब मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको लेके चलना है, तो देखें जिंदगी कितनी आसान हो गई। इधर देखें जी, z is equal to 1 plus iota raised to power 1 by 2. This is my x, this is my y. r मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 2, थीटा मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है जी, अब इतनी प्रैक्टिस के बाद हम इस तरह के खूबसूरत नंबर जिसमें वो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फ्रैक्शंस में आंसर नहीं आते, या डेसिमल्स में आंसर नहीं आते, उसमें तो हम मेजरमेंट खुद कर सकते हैं। तो इसका थीटा जो है वो पाई बाय 4 आएगा, आर जो है पाई बाय 2 आएगा। ये नंबर पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या बन गया, अंडर रूट 2 कोस पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4 होल पावर 1 बाय 2। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, वही डी मूवियर्स थ्योरम, अंडर रूट 2 की पावर 1 बाय 2 और इधर आ गया कोस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 किया, या मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 किया, सेम थिंग। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करें या मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 करें, इट मीन्स दी सेम। प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4 इंटू 1 बाय 2, ये आ गया जी 2 रेज टू पावर 1 बाय 4 कोस पाई बाय 8 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 8, दैट इज इट। ठीक है जी, गॉट इट। तो ये रेडिकल इक्वेशन है, सिंगल डिग्री रेडिकल इक्वेशन है, इसका एक रूट बहुत है। गॉट इट बॉयज, ये समझ आया सबको? शाबाश, बोलिए। यस सर। वेरी गुड। इसी तरह के सवाल हमारी एक्सरसाइजेज में भी मौजूद हैं और हमने इन्हें देखना है अच्छे तरीके से। अब इसमें याद रखें, 2-3 चीजें हम इसमें समझ लें। मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा, और मेरा कंप्लेक्स नंबर होता है z। हमारा मकसद अपना नंबर फाइंड करना होता है, ना कि आर और थीटा फाइंड करना। और आर और थीटा जो हैं वो इन बिटवीन के 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है जी, आर और थीटा तो मिलके कुछ नहीं बनते ना, उनको प्रोसेस करो तो फिर कंप्लेक्स नंबर बनता है, कोस और साइन के साथ जोड़ो तो फिर कंप्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, इसलिए हमारे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी पैटर्न पे बने हुए हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट में भी हम इसी लीग के क्वेश्चंस ऐड करेंगे। ठीक है जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस इज द टाइम।
नो क्या सर। बात, वेरी पूछा करें, क्वेश्चन पूछा करें, देखें कोई भी कंट्राडिक्शन आपको लगे किसी भी चीज से। हमारा मेन मकसद जो है वो किसी बुक को फॉलो करना नहीं है, एसएलओ को फॉलो करना है। ये एसएलओ जो है बिल्कुल ही नया एसएलओ है, ठीक है जी, जिसमें आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई एक्स सेकेंड डिग्री में या थर्ड डिग्री में, फोर्थ डिग्री में भी। फोर्थ डिग्री की भी आसान इक्वेशन होती है, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो सीखना है। इस एसएलओ के मैंने दो हिस्से किए, आज मैंने इक्वेशन सीखी, कल हम इनइक्वालिटीज सीखेंगे। जब हम इनइक्वालिटीज सीखेंगे तो इनइक्वालिटीज में ग्राफ भी देखेंगे, आल्दो वो हमारे एसएलओ का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें विजुअलाइज करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, वो भी हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा एप्लीकेशन बेस एसएलओ रह जाएगा, वो भी इंशाल्लाह हम कल ही करेंगे, ठीक है जी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है जी। दैट इज़ इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर।